पर नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड-डे का। खबर मिड-डे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सपा ने जहां पीडीए यात्रा से चुनावी बिगुल फूंक दिया, वहीं बीजेपी में भी मंथन का दौर शुरू हो गया। फिलहाल एक बार फिर से आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से बीजेपी नेता विकास पांडे, सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाए। अगर 21-31 सीट हम कम कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से बाहर हो जाए। जी विकास जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी की रणनीति और अभी रविंद्र सिंह जी ने पूरी तरीके से सपा का पक्ष रख दिया, साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की भी स्थिति को स्पष्ट कर दी। हालांकि विकास जी, जिस तरीके से आज सीएम योगी दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये दौरा बहुत ही अहम है आने वाले चुनाव के लिए। देखिए, जहां तक योगी जी के दौरे की बात है तो अक्सर हमारी केंद्रीय जब चुनाव समिति की बैठक होती है तो उसमें हमारे जो केंद्रीय चुनाव समिति के जितने भी मेंबर्स हैं वो दिल्ली जाकर के बैठक में प्रतिभाग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय लेने में विश्वास रखती है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत एजेंडा काम नहीं करता या हमारे यहाँ किसी परिवार से कोई निर्णय लेने की कभी परंपरा न रही है और ना मुझे लगता है कभी रहेगी। ये बुनियादी फर्क है। अन्य दलों को अगर आप देख लीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके यहाँ व्यक्ति विशेष की परंपरा है और उसी परंपरा से ही निर्णय लिए जाते हैं। कार्यकर्ताओं से और लोगों का कोई समन्वय रहता नहीं है, ये हम सब ने देखा है। दूसरी चीज, जहां तक रही आने वाले चुनाव को लेकर के बात, हमारे सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि यूपी में इनका वोट ऑफ प्रतिशत घट रहा है, 5 राज्यों में हार रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो आंकड़े कहां से लेकर के आ जाते हैं। अगर इतने ही आंकड़े उनके अच्छे हैं तो गुजरात चुनाव में जो जीत को लेकर के आश्वस्त थे, इनके आईएनडीआई गठबंधन के ही घटक दल थे जो अपनी जेब में पर्ची लेकर के घूम रहे थे कि गुजरात चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। उसके बाद ना वो पर्ची मिल रही है और ना वो नेता जवाब देते मीडिया को कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ये दीवा स्वप्न देखने की बात है। मनगढ़ंत आंकड़ों से जनता को आप नहीं लुभा सकते। जनता को केवल इस आधार पर आप नहीं वोट में बदलने का प्रयास कर सकते हैं कि मोदी जी गलत हैं, मोदी जी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया, ये सब किया। अरे भाई, आपने इस प्रदेश को क्या दिया? हमसे ज्यादा समय तक इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने शासन किया है। क्यों नहीं बताते हैं कि हमने ये दिया? क्यों नहीं बताते? क्यों? कारण ये है कि इन्होंने जो दिया है उत्तर प्रदेश की जनता उसको बहुत अच्छे से समझ गई है। इन्होंने उस उत्तर प्रदेश को परिवारवाद दिया, इन्होंने उस उत्तर प्रदेश को तुष्टीकरण दिया, इन्होंने इस उत्तर प्रदेश को जातिवाद दिया। सरकार और सत्ता में रहे 20-20, 15-15 साल और उसके बाद केंद्र की सरकार को समर्थन देते रहे, लेकिन कभी भी जातिगत जनगणना और ना पीडीए याद नहीं आया। और आज जाकर के जब सत्ता इनसे बहुत दूर चली गई तो साहब पीडीए लेकर के आ गए। साहब पीडीए को गुमराह करने का जो फार्मूला अखिलेश यादव जी लेकर के आए हैं, मुझे लगता है इसका इन्हें करारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 2024 के चुनाव में देगी। आप सारे मीडिया चैनल्स को अगर आप सर्वे उठा करके देख लीजिए तो मुझे लगता है 2019 से ज्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश में 2024 में लोकसभा की जीतने जा रहे हैं और बिल्कुल अस्वस्थ है, क्योंकि हमारी कार्य पद्धति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, और हम उसी से ही काम करते हैं। हम एकमात्र ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके यहाँ निर्णय किसी परिवार से नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ निर्णय की एक सामूहिक प्रक्रिया और उससे निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश को वो हमने डिलीवर किया है जो पिछली सरकारें डिलीवर करने में नाकामयाब रही है। यही तो कारण है कि 40 साल बाद कोई उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा रिपीट हुई है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोगों को जवाब नहीं आएगा। पिता मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बेटे को प्रोजेक्ट कर दिया, चाचा को दरकिनार कर दिया इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या हुआ? उसके बाद बेटे को जनता ने दरकिनार कर दिया।
अरे भाई, आप पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं बना पाए और आपने बेटे को अपने परिवार के अंदर लोकतंत्र नहीं बना पाए और चाचा की जगह बेटे को ले आए, लेकिन जनता जानती है कि सच्चाई क्या है और जनता समझती है कि वास्तविकता क्या है। जनता ने ही आपके बेटे को नकार दिया, तो इस पर जवाब दीजिए। दूसरी चीज, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को एक बात और समझनी पड़ेगी। श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के कंधों पर सवार होकर 2012 में सत्ता का स्वाद चखे और उसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा चुनाव, बड़े चुनाव, राष्ट्रीय स्तर के या विधानसभा स्तर के आधा दर्जन से ज्यादा चुनाव आपने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लड़े। और ये अखिलेश यादव जी के लिए आत्ममंथन का विषय और उसके प्रवक्ता के लिए भी आत्ममंथन का विषय है कि वो ये बताएं कि आखिर उन आधो दर्जन चुनाव में क्यों हार का सामना करना। 2014 में आप हार गए, उत्तर प्रदेश के अंदर आप बुरी तरह से हार के आए। 2017 के विधानसभा चुनाव में आप हारे, 2019 के लोकसभा चुनाव में हारे और जनता ने पुनः आपके प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपको हार का सामना करना पड़ा। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व पर पूरा उत्तर प्रदेश। विकास जी, लेकिन अगर पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज तो घटे हैं आप लोगों के। देखिए, आप उपचुनाव को लेकर के अगर बात करते हैं तो उपचुनाव का नहीं, हम विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करें तो बीते विधानसभा चुनाव की बात करें जी, अघोषित रूप से आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। कांग्रेस को मैं इसलिए नहीं गिनता हूं क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मुझे लगता नहीं कोई जनाधार है। स्वयं की सीट जब राहुल गांधी नहीं बचा पाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी जी की पार्टी का कोई यहाँ पर जनाधार विशेष है। उसके बाद क्या होता है कि अघोषित रूप से सारे ये दल एक होकर के चुनाव लड़ते हैं और सारे दल अब तो घोषित रूप से एक साथ आ गए। हम तो पहले से ही कहते थे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये कांग्रेस की बी टीम है और बी टीम पर्दे के पीछे से केवल एक ही काम करती थी कि वो अमेठी में उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाएंगे और वो साहब मैनपुरी या कन्नौज में उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जग जाहिर था। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ऐसी ताकतों का एकजुटता के साथ मुकाबला किया। निश्चित तौर पर कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने में आप कामयाब रहे होंगे, लेकिन जनता का विश्वास और जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज भी बदस्तूर जारी है कि हमने 17 की 17 नगर निगम जीती हैं इसने आज, और जिसमें से 12 नगर निगम हम तीसरी या दूसरी बार जीत करके आए हैं। 12 नगर निगम, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। समाजवादी पार्टी के आप चश्मे से देखेंगे तो हो सकता है उन्हें कुछ भी ना नजर आए। जी, तो विकास पांडे जी दीजिए जवाब। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो प्रांत प्रचारक जी का आपने उदाहरण दिया और वो संघ का विषय है, और मुझे लगता है कि संघ के अगर आप प्रांत प्रचारक को लेकर के जब इतना जानते हैं तो यह भी जानते होंगे कि प्रांत प्रचारक कैसे बनता है और किन परिस्थितियों में वो सेवा करता है राष्ट्र की। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर ये जानते हैं। दूसरी चीज, अभी कह रहे थे भाई साहब 10-90 खोला हमने, बिल्कुल 10-90 आपने खोला और होता क्या था कि बलात्कारी मंत्री बना दिए जाते थे। 10-90 आपने खोला, बदायूं सांसद के घर पे बलात्कार होते थे। 10-90 खोला था, कैसा 10-90 था ये अभी बताएंगे समाजवादी पार्टी के साथी। एक स्टेशन तक मेट्रो चला करके उद्घाटन कर दिया और आज उसी लखनऊ में 1 दर्जन स्टेशन तक मेट्रो जा रही है। उसी लखनऊ के अंदर हमारे सम्मानित साथी ने जरूर सफर किया होगा तो ये महसूस किया होगा कि अखिलेश यादव जी ने इस वोट बैंक के लिए क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या डिलीवर किया। आज उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, कानपुर में मेट्रो चल रही है। तमाम ऐसे राज्य में शहर हैं जहां आज मेट्रो वर्किंग कंडीशन में पहुंचने जा रही है। ये मैं फिर कहता हूं आपको कि समाजवादी पार्टी के चश्मे से तो दिक्कत यहाँ पर है कि इनकी नजर में होता क्या है। विकास में बताता हूं आपको कि यह भी एक रिपोर्ट आई थी कि अखिलेश यादव जी की सरकार में केवल 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में 500 छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। ये उत्तर प्रदेश में यह भी रिपोर्ट आई थी। इनकी नजर में तो डेवलपमेंट का मॉडल दंगे से चालू होता है और राम वृक्ष यादव जैसे लोगों को संरक्षण देने पर खत्म होता है, जो बरसों बरस कब्जा जमाए बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश यादव जी का सजाती है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई करने से हाथ बांध दिए जाते हैं पुलिस के। बेचारे डीएसपी मारे जाते हैं, बेचारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश यादव जी के सजातीय था और उनका संरक्षण प्राप्त था उसे। ये है उत्तर प्रदेश की कहानी जो अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में दी है।
मुझे लगता है कि ये सारे विषय अखिलेश यादव जी की पार्टी को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त है। और अगर इससे भी नहीं पेट भरे तो स्नेहा जी इनसे यह भी पूछ लीजिए कि पत्रकारों को जिंदा जलाने वाले मंत्री इन्हीं की पार्टी के हुआ करते हैं। और ये हमने नहीं कह दिया साहब, उसी पत्रकार ने, जले हुए पत्रकार ने मृतशैया पर पहुंचते समय खुद बयान दिया, ये हमने नहीं कहा। तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश और उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को गड्ढा देने का काम किया, जिसे भरने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज 5-5 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की शान बढ़ा रहे। आज उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का जो बीड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाया है, जनता उनके साथ चल रही है। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा दर्द है समाजवादी पार्टी को कि उनके प्रोपेगेंडा में आखिर जनता फंस क्यों नहीं रही। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहे और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, अपनी नीति और नियत और नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ती चली जाएगी। और मैं इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कहूंगा, वरना मेरे शब्दों का अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाएगा। दूसरी चीज मुझे लगता है कभी जाति का आरोप लगाया और तमाम नेताओं को लेकर के नाम गिना दिए। श्रीमान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक का नाम गिना दिया गया। अरे भाई याद कर लीजिए वो दौर आप 12 से 17 का, जब आपने सिपाही भर्ती की तो प्रदेश की कोर्ट ने आपको ये कहा कि आपने सिपाही भर्ती के नाम पर, आरक्षण के नाम पर केवल अपने जाति वर्ग के लोगों का समायोजन कर दिया। आप समझ लीजिए पिछड़े का मतलब क्या होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है स्नेहा जी कि उस सिपाही भर्ती में 50% आरक्षण के नाम पर, ओबीसी आरक्षण के नाम पर, आपने जो ओबीसी आरक्षण है उसके अंदर केवल यादवों को समायोजित कर दिया। बाकी चाहे मौर्य हो, चाहे चाक्य हो, चाहे राजपूत हो, तमाम ऐसे लोगों को, चाहे किसान हो, तमाम ऐसे लोगों को आपने दरकिनार कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको तो अपने जाति को देखने का बड़ा चस्का है समाजवादी पार्टी को। दूसरी चीज, अभी आप कह रहे थे हमने पावर प्लांट बनाए। अरे भाई बिजली कहाँ चली गई? यह भी बता दीजिए उत्तर प्रदेश को कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आप पावर प्लांट बनाए और दुनिया भर का किया, लेकिन वो बिजली कहाँ चली गई? आपका इटावा और मैनपुरी का पड़ोसी जनपद है फर्रुखाबाद, जहां से मैं आता हूँ। दुर्भाग्य देखिए कि फर्रुखाबाद में उस समय समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हुआ करते थे और फर्रुखाबाद में बिजली की हालत ये थी कि आदमी रात भर हाथ वाले पंखे चलाता था, रात भर। इन्वर्टर की बिक्री चरम पर पहुंच गई थी, आप ये समझ लीजिए। और वही पड़ोसी जनपद कन्नौज, वहां 24 घंटे निर्बाध बिजली दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां की शान श्रीमान अखिलेश यादव बड़ा थे। पूरा उत्तर प्रदेश बिजली से त्राई कर रहा था और केवल 5 जिलों में सरकार चलाने का काम अखिलेश यादव ने किया। कन्नौज, इटावा, एटा और मैनपुरी, केवल इन्हीं जनपदों में बिजली आती थी, बाकी सारे जनपदों में बिजली का अकाल पड़ा हुआ था और साहब ने पावर प्लांट बना दिए। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से तो इन सारे विषयों पर बात करना अपने में बेईमानी होता है। दूसरी चीज मैं फिर कहूंगा आपको, INDIA गठबंधन के पीछे अगर ये लोग हैं तो वो अपने परिवारवाद को बचाने के लिए हैं, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए हैं। ये चोर मौसेरे भाई हैं जो इंडिया जैसे पवित्र नाम के पीछे खड़े होकर के मोदी जी पर हमला कर रहे हैं। विकास पांडे जी, लेकिन लगातार रविंद्र जी, चाहे इंडिया गठबंधन के जितने नेता हो, वो ये दावा करते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है इस बार। अरे भाई लोकतंत्र को बचाना है तो कभी श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी से पूछ लेते आप कि लोकतंत्र के सच्चे मायने में हत्यारी कांग्रेस, जिसने लोकतंत्र की हत्या में PhD कर रखी है, आप उसके आज सहयोगी हैं। कभी पूछा आपने उन श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से जिनका समर्थन हासिल करने के लिए CBI को दोषी बना करके उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कांग्रेस ने दर्ज करा दिया? आज अखिलेश विकास जी एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, ठीक? विकास जी, जी बीजेपी कहती है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ लगातार एनडीए में कई ऐसी पार्टियां हैं जो चाहती है कि जातीय जनगणना हो, चाहे वो सुभाषपा हो या फिर अपना दल एस। ये दोनों दल ऐसे हैं जो लगातार जातीय जनगणना के पक्ष में है और कहीं ना कहीं सीएम योगी का जो दौरा है आज, उसमें अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो फिर एक बार ये मुद्दा गरमाएगा। देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है और मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि आज जिन लोगों की राजनीतिक रूप से जो बेरोजगार लोग हैं
जी। आज वो अपने रोजगार की तलाश में देश को खंडित खंडित करने पर तुले हुए हैं। कभी याद कर लीजिए कि 1947 का वो बंटवारा, जब देश का प्रधानमंत्री बनने की लालसा में इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस देश को बंटवारे की आग में झोंक दिया, और आज पुनः सत्ता तक पहुंचने के लिए वही कांग्रेस पार्टी एक नया कुचक्र रचने को आज आमादा है इस देश में, जिसने 60 साल शासन कर किया हो। मुझे बता दें कि 2012 में भी जातिगत जनगणना हुई थी। जहां तक मेरी जानकारी है, उस जातिगत जनगणना को सार्वजनिक क्यों नहीं किया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने? अखिलेश यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव जी की पार्टी उस कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब कहा गया कि उस जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है जो कांग्रेस का साए की तरह पीछा करता रहेगा। मैं फिर कहता हूं आपको कि जातिगत जनगणना तो एक छलावा है इस देश को बांटना और बांट करके सत्ता हासिल करना। अंग्रेजों की रीति और नीति पर चलने वाली कांग्रेस आज पुनः दोबारा अपनी उसी नीति पर आई है, फूट डालो और राज करो। मैं हमारे यहाँ हमेशा से कहा मतलब गया ये है, पूरी विकास जी, कहीं ना कहीं आपने पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस को दे दी है और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उसके साथ है आप। देखिए, पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के चश्मे से आप नहीं देख सकते। जी। पीडीए तो आज अगर देखिए सही मायने में तो वो भारतीय जनता पार्टी का सार्थक है। इनका एमवाई फैक्टर याद कर लीजिए, इनके एमवाई फैक्टर को बदलते देर नहीं लगी। कभी एमवाई फैक्टर के नाम पर मुस्लिम और यादव करने वाले आज एमवाई फैक्टर के दूसरी परिभाषा कर रहे हैं। हमारा एमवाई स्क्वायर फैक्टर है। मैं फिर कहता हूँ, हम हमेशा समाज के हर तबके को साथ लेकर के चलते हैं। हमने जब ट्रिपल तलाक खत्म किया तो हमने एक तरफ संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण भी देने का काम किया। हमने तो कहीं नहीं कहा कि ओबीसी को आरक्षण मिले, एससी को आरक्षण मिले। जो जरूरतमंद है उन सबको आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण का लाभ हर जरूरतमंद ठीक है, तक रविंद्र जी से पहुंचना चाहिए। परेशान थे। रविंद्र जी विकास जी से जवाब लेते हैं। विकास जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। मुझे लगता है कि इनके पीडीए का जो फार्मूला है, हर पल बदलता इनका पीडीए, आज जनता की नजर में जानते हैं क्या हो गया है? परमानेंट डिसेबल अलायंस। ये है इनका पीडीए जो जनता की नजर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज सबके सामने, जनता के सामने खड़ा हुआ है। कारण ये कि मुझे एक कहावत याद आती है, 100 लाठी खाए तमाशा घुस के देखे। पहले तो मुझे ये बता दीजिए आदरणीय प्रवक्ता महोदय कि आपको अजय राय जी उधर घुटिया रहे हैं और कमलनाथ जी